बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर ज़ीशान महदी। मैं आप लोगों को जो पढ़ाने जा रहा हूं ये सब्जेक्ट है फ़िज़िक्स, जो कि दुनिया का सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इसलिए है कि इसको हम लोग अपने ऑल अराउंड ज़िंदगी में फ़िज़िकली प्रैक्टिकली देख सकते हैं। हमारी ज़िंदगी में जितनी भी लग्जरीज हैं वो सारी की सारी फ़िज़िक्स की वजह से हैं। इट इज़ द फिज़िक्स ऑफ इन्वेंशंस, it is the science of inventions, it is the mother of engineering, and it is the cause of all the luggeries around us. तो फिजिक्स का ओरिजिन क्या है? हम लोग अगर उसको देखें तो फिजिक्स वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड फिजिकल। फिजिकल मीन जिस चीज को हम लोग अपनी 5 सेंसेस के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं, हेयर कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, दैट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। और जिसको हम लोग ये 5 सेंसेस के साथ मेजर नहीं कर सकते वो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इट मींस कि फिजिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टडी ऑफ, एस मींस अ सब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ। तो सब्जेक्ट जब हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब इट इज अ सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसकी अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो हम लोग कह सकते हैं all measurable quantities are physical quantities। इसकी ज्यादा अच्छी आपको समझ तब आ जाएगी जब आपको बताया जाए कि भाई नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं। भाई नॉन फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास जो है, अगर मैं उनका आपको नाम बताऊं तो दैट इज इमोशंस, feelings and pain. These can never be measured, and we will not ever discuss, never ever discuss these things in the physics. Physics, physical quantities, all the measurable quantities. There are many types of physical quantities. Many students knows about these names, but they are not familiar. They don't know that these are the physical quantities. First of all, हमने इनकी कैटेगरी बनाई on the basis of origin. Second category is derived on the basis of direction, and third category is on the basis of change, and the last one is on the basis of dependence. अगर हम लोग देखें कि कोई फिजिकल क्वांटिटी बनी कैसे है तो उसकी बुनियाद पर हम लोग इसकी 3 कैटेगरीज करते हैं। पहली कैटेगरी बेस, दूसरी कैटेगरी डेराइव्ड और तीसरी कैटेगरी सप्लीमेंट्री। बेस के वर्ड को अगर हम लोग देखें, मैं आपको क्योंकि पढ़ाने के दौरान बार बार इटिमोलॉजी पर फोकस करता रहूंगा। इटिमोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ इंग्लिश in which we study about the origin of words, origin of words, study of origin of words कि कोई वर्ड कैसे बना, उसकी हिस्ट्री क्या है और उसका ओरिजिन क्या है, उसके पीछे क्या रीजंस है कि हम लोग इस चीज का ये नाम रख रहे हैं। अब अगर हम लोग बेस फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो बुनियाद ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो किसी भी हमारे सब्जेक्ट के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसा कि हम लोग अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश की बुनियाद हमारे पास एबीसी पर है, तो अल्फाबेट्स आर द बेस फॉर द इंग्लिश। मगर इन अल्फाबेट से मिलने के बाद हमारे पास जो वर्ड्स बनते हैं दोज आर द डेराइव्ड। अगर हम लोग डेराइव्ड और बेस को समझना चाहें तो इसकी एक और एग्जांपल है मिल्क। Milk is the base material for the production of milk products. These are all derived quantities. Similarly, the quantities which are described in terms of base quantities, those are called derived quantities. Base quantities की अगर हम लोग बात करें तो there are only 7 base quantities. 1969 के बाद these are 7 base quantities. Before the 1969, there are 3 base quantities only: length, mass and time. Okay, बेस क्वांटिटीज के नाम आपको पता चल गए, ड्राइव क्वांटिटीज का आपको पता चल गया। इसकी एग्जांपल मैंने बताई कि एक फोर्स बनाने के लिए हमें मास भी रिक्वायर्ड है, लेंथ भी रिक्वायर्ड है,
टाइम भी रिक्वायर्ड है। इन तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारे पास एक फोर्स बन जाएगी। इसी तरह से अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी को बनाने के लिए हमें लेंथ भी रिक्वायर्ड है, टाइम भी रिक्वायर्ड है। उनकी क्या प्रोपोर्शन होगी, क्या रेशियो होगी, कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी वो नहीं, मगर ये दो बेस क्वांटिटीज मिलके एक ड्राइव क्वांटिटी बना रही हैं, ये तीन बेस क्वांटिटीज मिलके एक ड्राइव क्वांटिटी बना रही हैं। इसी तरह से हमारे पास इनफाइनाइट मतलब लामहदूद बेशुमार ड्राइव क्वांटिटीज हैं, उनकी तादाद हमें पता नहीं है, लेकिन उन सब को बनाने के लिए हमें टोटल जो क्वांटिटीज रिक्वायर्ड है वो 7 ही है। मैं इन दो पे फोकस कर रहा था। इसके बाद मैंने आपको ये बताना है कि हमारे पास सप्लीमेंट्री भी एक और टाइप होती है। सप्लीमेंट्री की एग्जांपल आप ऐसे समझें कि अगर एक बच्चा एग्जाम दे मैट्रिक के एफएससी के और वो एग्जाम में पास भी ना हो और फेल भी ना हो, देन दैट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री इन बिटवीन। ना वो पास की कैटेगरी में आ रहा है ना वो फेल की कैटेगरी में आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सप्लीमेंट्री कैटेगरी। इसी तरह से अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास हो जो ना तो बेस हो ना ड्राइव्ड हो, तो उसको हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जैसा कि कॉमा, फुल स्टॉप, कॉलन, स्लैश, सेमीकोलन। These are not the fundamentals of the English and these are not the derived from the English alphabets. Similarly, chemical जो आजकल हमारी मार्केट में दूध के नाम पर बिक रहा है, that is not milk and that is not the milk product. That is why we can say that the chemicals are supplementary in case of milk and milk products. In different categories उसको हम लोग different base and derived के तौर पर डिस्कस कर सकते हैं, but for the milk and milk product chemical is not milk and chemical is not the milk product. That's why we can say it is a supplementary thing. Supplementary हमारे पास which are not base or derived. There are two supplementary quantities, angle and solid angle. Solid angle actual में 3 dimensional angle होता है। 3 डायमेंशनल एंगल को अगर कोई बच्चा समझना चाहे तो जब हम लोग गर्मियों में वाटरमेलन परचेज करने के लिए जाते हैं तो वाटरमेलन में एक क्रॉस करते हैं और उसका एक पैच निकाल के हमें दिखाते हैं। वो जो वाटरमेलन का पैच निकालेंगे उससे जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज द सॉलिड एंगल। इस तरह से आपको समझ आ गया 3 डायमेंशनल एंगल जो कि एक बॉल में, एक स्फीयर में, एक क्यूब में, किसी भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में बनता है। बस आगे हमारे पास नई चीज आ गई जिसको अक्सर बच्चे समझते ही नहीं थे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, बट स्केलर इज आल्सो फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर इज आल्सो अ फिजिकल क्वांटिटी। इसकी कैटेगरी हम लोगों ने किस बुनियाद पर बनाई, डायरेक्शन की बुनियाद पर। अगर किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन ना हो तो हम लोग उसको बोलते हैं स्केलर, और अगर किसी क्वांटिटी की डायरेक्शन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर। इसी तरह से इनके एग्जांपल्स बता रहे हैं, मास एंड टाइम, और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल बता रहा हूँ, फोर्स एंड वेलोसिटी। इसी में हम लोग अगर चाहें तो प्रेशर और वॉल्यूम को भी लिख सकते हैं ताकि किसी बच्चे के जहन में ये ना आ जाए कि स्केलर क्वांटिटी सिर्फ बेस होती है। ड्राइव क्वांटिटीज भी हो सकती हैं और ये बेस भी हो सकती हैं। इसी तरह से वेक्टर क्वांटिटीज ड्राइव भी हो सकती हैं और ये बेस भी हो सकती हैं। वैसे एक जनरल नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ कि बेस 7 की 7 क्वांटिटीज जो है इनमें सिवाय लेंथ के सारी की सारी बेस स्केलर है। सिर्फ एक लेंथ है जो वेक्टर हो सकती है, बाकी सारी बेस क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज ही हैं, और इसके अलावा भी और बहुत सी। अब आपको बाद हमारे पास नेक्स्ट जो कैटेगरी आ गई वो चेंज होने वाली या ना चेंज होने वाली। अगर हमारी कोई क्वांटिटी चेंज ना हो तो उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट के वर्ड का अगर ट्रांसलेशन बोला जाए तो वही फिक्स्ड है। तो फिक्स क्वांटिटीज विच नेवर चेंज, लाइक पाई। पाई की वैल्यू आपसे अगर कभी भी कोई पूछे फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में या किसी भी सब्जेक्ट में, दुनिया में किसी भी कोने में, किसी भी जुबान में, दिस इज ऑलवेज 3.14। इसकी रीजन मैं आपको नेक्स्ट किसी लेक्चर में जरूर बताऊंगा कि ये पाई असल में किस चीज को रिप्रेजेंट करता है और इसकी वैल्यू हम लोग हमेशा 22/7 ही क्यों लेते हैं। क्या है वो सर्कल छोटा हो या बड़ा हो या अर्थ हो या दूसरे प्लैनेट्स हो, हर सर्कल के लिए इसकी वैल्यू यही क्यों आती है, किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसकी वैल्यू हमारे पास 9.8 होगी जो कि हमेशा यही रहती है अर्थ के ऊपर। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ दी हुई है। और आखिर में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। वेरिएबल क्वांटिटीज विच चेंजेस टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, कभी भी कहीं भी चेंज हो सकती है, उसके फिक्स कभी भी नहीं होंगी। दीज क्वांटिटीज आर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड मास एंड ऑल द ड्राइव क्वांटिटीज आर वेरिएबल। वेरी का मतलब चेंज होना, एबल का मतलब काबिल, जो चेंज होने के काबिल होगी दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल क्वांटिटी। अब हमारे पास लास्ट कैटेगरी आ गई फिजिकल क्वांटिटीज की कि ये किसी पर डिपेंड करती हैं या नहीं करती।
जो किसी दूसरे पर डिपेंड करेंगी, लफ्ज से समझ आ रहा है, डिपेंडेंट किसी का असर जिस पर होगा, और इंडिपेंडेंट जिसके ऊपर किसी और का असर ना होगा। इंडिपेंडेंट जैसा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इल्म के मामले में अपने टीचर्स पे डिपेंड करते हैं। अब इस कैटेगरी में पेरेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है और टीचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन पेरेंट्स की इनकम वो किसी और जगह से आ रही है, वो वहां पर डिपेंडेंट है, अपनी जॉब पर, अपने बिजनेस पर। हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं विच के इंडिपेंडेंट कौन सी है और डिपेंडेंट कौन सी है। अगर हम लोग टेम्परेचर को देखें, अपने इस रूम के टेम्परेचर को, तो ये एसी की वर्किंग पे डिपेंड कर रहा है। एसी की वर्किंग जो है ये इंडिपेंडेंट है, मगर टेम्परेचर उस पर डिपेंड कर रहा है। अब एसी की वर्किंग किस चीज पे डिपेंड करती है, वर्किंग ऑफ एसी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है, पावर आएगी तो हम लोग इसको ऑन करेंगे। अब वर्किंग ऑफ एसी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करती है, तो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डैम में वाटर पे डिपेंड करती है। हमारे मुल्क में डैम में जो वाटर है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो हमारे रेनफॉल पे डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, दीज आर ऑलवेज रिलेटिव। भाई आइसोलेटेड एक क्वांटिटी के बारे में हम लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। अगर आपसे मैं पूछूं कि एसी की वर्किंग इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, आपको बताना पड़ेगा भाई किसके साथ कंपेयर करना है, किसके साथ इसको रिलेट करना है। जब रिलेट करना बताया जाएगा, मैं कहूँगा टेम्परेचर के साथ, फिर मैं कहूँगा हाँ टेम्परेचर के साथ वो इंडिपेंडेंट है। अगर मैं एसी की वर्किंग को इलेक्ट्रिसिटी के साथ कंपेयर करता हूँ, फिर मैं बोलूँगा ये डिपेंडेंट है। इसका मतलब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इज ऑलवेज रिलेटिव क्वांटिटी। विश यू बेस्ट ऑफ लक। इस तरह से अगर आप लोग किसी भी चीज़ को समझेंगे तो आपको ज़िंदगी में एक चीज़ पढ़े हुए 1000 बार काम आती रहेगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक।